आज के इस अध्ययन सत्र में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह एक ऐसी घटना है जो हम सब अपने आसपास देखते हैं कि कैसे एक 3 साल का छोटा बच्चा बिना किसी स्कूल गए या बिना कोई व्याकरण की किताब छुए अपनी मातृभाषा के जटिल वाक्य एकदम सही बोल लेता है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य यूपी टेट हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण स्टडी नोट्स का पंक्ति दर पंक्ति गहराई से विश्लेषण करना है। हमारे पास स्रोत के रूप में केवल ये विशिष्ट नोट्स मौजूद हैं और हमारा मिशन इन नोट्स में छुपे ज्ञान की हर एक परत को पूरी तरह से समझना है। वीडियो को लाइक करें। जी है, मेरी इस अध्ययन के लिए उत्सुकता बहुत ज्यादा है। ये जानकारी परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही भाषा शिक्षण को समझने के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो हम नोट्स की पहली लाइन से शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला विषय है भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम के बीच का अंतर। पहली और दूसरी लाइन स्पष्ट करती हैं कि भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया। हाँ, ये बस अपने आप होती है। और सबसे बड़ी बात जो नोट्स में बताई गई है वो ये है कि ये अवचेतन रूप से होता है। अवचेतन रूप से। जी, इसका मतलब है कि इसमें सीखने वाले को यानी उस बच्चे को पता भी नहीं चलता कि वो कुछ सीख रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होता। ये तो एक बहुत ही प्राकृतिक प्रवाह है। मतलब बिना जाने ही बिना किसी मानसिक दबाव के ज्ञान सीधे दिमाग में बैठ जाता है। एकदम सही निष्कर्ष है। अब स्रोत की तीसरी और चौथी लाइन पर आते हैं। यहाँ लिखा है कि अर्जन हमेशा पहली भाषा या मातृभाषा का होता है और इसे बिना किसी प्रयास के सीखा जाता है। इसके लिए किसी किताब या व्याकरण की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक सही परिवेश की जरूरत होती है, यानी घर का एक सामान्य माहौल। परिवेश का ये महत्व बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, क्योंकि घर का माहौल ही वो प्राकृतिक जगह है जहां वो भाषा लगातार बोली जा रही है। इसी परिवेश के कारण बच्चा उस भाषा को अपने भीतर सोख लेता है। तो घर का वो सुरक्षित माहौल ही अर्जन की असली वजह है। सही कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वीं और 6ठी लाइन भाषा अधिगम की बात करती है, यानी लैंग्वेज लर्निंग। ये अर्जन के उस सहज माहौल से एकदम अलग है। अधिगम। हाँ, नोट्स के अनुसार ये एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें मेहनत लगती है। ये अवचेतन नहीं है, बल्कि ये चेतन रूप से होता है। चेतन रूप से मतलब यहाँ दिमाग को काम करना पड़ता है। बिल्कुल, जहां दिमाग पूरी तरह से एक्टिव रहता है, सीखने वाले को पूरी तरह से सजग रहना पड़ता है। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। जहां अर्जन पूरी तरह अवचेतन और प्राकृतिक था, वहीं अधिगम पूरी तरह से चेतन और सक्रिय सतर्कता की मांग करता है। ये एकदम सटीक बात है और इसी से जुड़ी 7वीं और 8वीं लाइन है। यहाँ बताया गया है कि ये अधिगम अक्सर द्वितीय भाषा सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूल में कोई नई भाषा सीखना। हाँ, स्रोत में उदाहरण भी दिया गया, जैसे स्कूल में अंग्रेजी सीखना। और अधिगम के लिए इसमें नियम और व्याकरण बहुत जरूरी होते हैं। मतलब नियमों का पालन करना इस अधिगम की एक बहुत बड़ी नींव है। एकदम सही। बिना व्याकरण के नियमों के एक दूसरी भाषा का ढांचा खड़ा नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही तार्किक बात है। अब हम नोट्स के अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। ये खंड बहुभाषिकता और NCF 2005 के बारे में है। बहुभाषिकता। जी, पहली और दूसरी लाइन कहती है कि कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चों का होना शिक्षक के लिए कोई समस्या या बाधा नहीं है। कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल नहीं। NCF 2005 के अनुसार बहुभाषिकता हमेशा एक संसाधन या खजाना होती है। ये दृष्टिकोण में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। विविधता को एक नकारात्मक बाधा के रूप में देखना एक गलत सोच है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और ये एक खजाना कैसे है, इसे तीसरी और चौथी लाइन में समझाया गया है। इसके माध्यम से बच्चे एक दूसरे से नए शब्द सीखते हैं। बच्चे आपस में ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। बिल्कुल, जिससे पूरी कक्षा की शब्दावली बढ़ती है। इसके अलावा बच्चे एक दूसरे के संस्कृति, त्योहारों और खान-पान का सम्मान करना सीखते हैं। ये बहुत ही सुंदर विचार है। मतलब बहुभाषिकता केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और सामाजिक सम्मान को भी कक्षा के भीतर लाती है। एकदम सही। अब हम तीसरे खंड पर आते हैं, जो पेडागोजी के जादुई टैग वर्ड्स के बारे में है। अरे वाह, जादुई टैग वर्ड्स। हाँ, प्रश्नों को सही या गलत पहचानने के लिए इन टैग वर्ड्स का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। मैं इन शब्दों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। स्रोत में सबसे पहले सकारात्मक टैग वर्ड्स दिए गए हैं। इनके बारे में लिखा है कि ये 99% सही उत्तर होते हैं। पहला शब्द है अवसर।
अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। जी, इसका मतलब है बच्चों को अपनी बात कहने का मौका देना। यह बच्चे को शिक्षा के केंद्र में रखता है। बिल्कुल। दूसरा सकारात्मक शब्द है भाषिक परिवेश, जिसका अर्थ है भाषा का सही माहौल बनाना। वही परिवेश जो हमने अर्जुन में देखा था। एकदम सही। तीसरा शब्द है अर्थपूर्ण और अभिव्यक्ति। मतलब बच्चे को खुद को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। हाँ, और चौथा शब्द है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। ये भी एक बहुत ही सक्रिय तरीका है। बिल्कुल। और पांचवां सकारात्मक शब्द है प्रोत्साहन, यानी बच्चों को लगातार बढ़ावा देना। ये सभी सकारात्मक शब्द एक बात स्पष्ट करते हैं। ये सारे शब्द बच्चे को स्वतंत्रता देते हैं और उसके प्राकृतिक विकास का समर्थन करते हैं। बहुत ही बढ़िया निष्कर्ष है। अब इसके ठीक बाद नकारात्मक टैग वर्ड्स की सूची दी गई है। ये अक्सर गलत उत्तर होते हैं। नकारात्मक शब्द। पहला नकारात्मक शब्द है केवल, मात्र या ही, यानी अंग्रेजी का शब्द ओनली। ये शब्द तो सोच को बहुत सीमित करने वाले लगते हैं। बिल्कुल। दूसरा नकारात्मक शब्द है कंठस्थ करना या रटना, यानी मेमोराइजेशन। रटना तो सीखने की प्राकृतिक भावना के एकदम खिलाफ है। सही कहा। तीसरा नकारात्मक शब्द है छोटे बच्चों के लिए व्याकरणिक नियमों पर जोर देना। पेडागोजी के विरुद्ध है। एकदम विरुद्ध है। और स्रोत में दिए गए अंतिम दो नकारात्मक शब्द हैं दंड या सजा और मानक भाषा का प्रयोग करने पर दबाव डालना। ये स्पष्ट है कि दबाव, सजा और सीमाएं बांधना ये सब पेडागोजी के एकदम खिलाफ है। जी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अंतिम खंड पर आते हैं। यह शिक्षक की भूमिका के बारे में है। शिक्षक की भूमिका। स्रोत की पहली लाइन यह साफ करती है कि कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका व्याकरण शास्त्री या बॉस की नहीं होती। बॉस की नहीं होती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, बल्कि शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता और दोस्त की होती है। एक बॉस सिर्फ आदेश देता है और गलतियां निकालता है, लेकिन एक सुगमकर्ता और दोस्त रास्ते को आसान बनाता है। एकदम सही तुलना है। इसे दूसरी लाइन के एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैं उस उदाहरण को सुनने के लिए तैयार हूँ। स्रोत कहता है कि यदि बच्चा बोलते समय कोई गलती करता है, जैसे वह कहता है मैंने पानी खाया। छोटे बच्चे अक्सर भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से सही वाक्य बोलना चाहिए। जैसे, अच्छा तुमने पानी पिया। प्यार से सही रास्ता दिखाना। जी। और नोट्स बताते हैं कि ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि बच्चे का आत्मविश्वास कम ना हो। ये बहुत ही गहरी बात है। यहाँ मुख्य लक्ष्य बच्चे के आत्मविश्वास को बनाए रखना है, ना कि तुरंत उसकी व्याकरण को ठीक करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी से स्रोत की आखिरी लाइन निकल कर आती है। यहाँ लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण बात, गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। ये बात गलतियों को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल। गलतियों को सीखने के सफर का एक बहुत ही जरूरी कदम माना गया है। इन नोट्स का पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। जी। स्रोत सामग्री की इस पूरी भावना को समेटते हुए एक अंतिम विचार भी उभरता है। शिक्षा प्रणाली का असली उद्देश्य बच्चे को नियमों के सांचे में ढालना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चे के प्राकृतिक विकास और उसकी गलतियों को गले लगाना है। जब हम भाषा को एक विषय की तरह नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक माध्यम और एक परिवेश की तरह देखते हैं, तो सीखने की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार है और इस नए दृष्टिकोण के साथ हम इस गहरी चर्चा और अध्ययन सत्र को विनम्रता से यहीं समाप्त करते हैं।